महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, स्वनिम को ध्वनिग्राम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो जो स्वनिम है या ध्वनि है, इसे ध्वनिग्राम भी कहा जाता है। खंड्य और खंड्येतर इसके दो प्रमुख भाग हैं। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि जो खंड्य और खंड्येतर हैं, ये किसके दो प्रमुख भाग हैं? तो ये ध्वनिग्राम या स्वनिम के दो भाग माने जाते हैं, खंड्य और खंड्येतर। इसी के साथ कई बार ये प्रश्न बनता है कि जो हिंदी नई चाल में ढली, ये कब कहा गया था? तो ये कहा गया था 1873 में। और किसने कहा था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया था। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये किस पुस्तक में या किस निबंध संग्रह में कहा गया था? तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह था कालचक्र नामक, तो इसमें ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली है। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दिया गया है। तो चलिए करते हैं अगला प्रश्न। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड्य स्वनिम कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर पाते हैं उन्हें हम खंड्य स्वनिम कहते हैं। इसके दो भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं इसके दो भेद? एक तो होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन। आगे है, जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंड्येतर स्वनिम कहते हैं। जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें कहा जाता है खंड्य स्वनिम, और जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो पाता उन्हें कहा जाता है खंड्येतर स्वनिम। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो होगा अनुनासिकता, दूसरा सुर, तीसरा अनुतान और चौथा संगम। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी पुस्तक है? तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ये आपको आईए रिचर्ड्स की पुस्तक मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरी होगी जो सेक्रेड वुड है, ये किसकी रचना होगी? तो ये टी.एस. इलियट की रचना हो जाएगी। तो जो ये दोनों ही रचना है, ये जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है इसमें नई समीक्षा के अंतर्गत इन पुस्तकों को स्थान मिलता है। आगे जब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इनको ढंग के साथ करवा दूंगा। ठीक है ना? आपने हमारे चैनल के साथ बने रहना है, वहाँ पर आपको ये पूरी तरह से डिस्कस तौर पे मिलेंगी। आगे है, न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में अनिश्चितता रहती है। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ परसर्ग को सटाकर लिखा जाता है। कैसे है? जो मानक हिंदी है या शुद्ध हिंदी है उसमें आपको सर्वनाम के साथ परसर्ग को सटाकर लिखा जाना बताया जाता है। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिंदी में 6 के लिए शब्दों में 6 वर्तनी मानी जाती है। क्या है? जो हिंदी भाषा है इसमें जो, रुकिएगा बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो हिंदी है, हिंदी भाषा, इसमें जो 6 है, ये 6 है, इसको जो शुद्ध व्यंजनी के तौर पर या शुद्ध वर्तनी के तौर पर लिखा जाएगा तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा 6। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। कई बार ये शुद्ध वर्तनी के तौर पर भी पूछा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है 6, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे है, मानक वर्तनी द्वितीय है। कई बार पूछा जाता है कि द्वितीय किस प्रकार से लिखा जाता है, तो द्वितीय इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले उठाया था। तो ये प्रश्न बनता है कि जो किस विश्वविद्यालय या किस विभाग ने सर्वप्रथम मानकीकरण का प्रश्न उठाया था। तो जो हिंदी मानकीकरण का प्रश्न सन 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम उठाया था, तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ये भी प्रश्न बनता है, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने प्रतिवेदन तैयार किया था। तो जो इसके सदस्य रहे थे उनका भी ध्यान रखना है, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर
हरदेव बहारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और माता प्रसाद गुप्त। आगे है वर्ण विन्यास की समस्या, ये किसकी रचना होगी? तो जो वर्ण विन्यास की समस्या रचना है ये डॉक्टर हरदेव बहारी की है। तो जो डॉक्टर हरदेव बहारी हैं इनका आपको एक शब्दकोश भी मिलेगा, हिंदी शब्दकोश बहुत अच्छा है, कभी समय मिलता है तो उसे अवश्य लीजिएगा और उसकी गहनता से जांच कीजिएगा, बहुत सुंदर है ये। आगे इसके पश्चात है देवनागरी लिपि चिन्हों की एक रूपता, किसकी रचना होगी? ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। इसके पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी शब्द भंडारण का स्थिरीकरण, ये किसकी रचना होगी? डॉक्टर माता प्रसाद की। फिर है हिंदी व्याकरण, ये किसकी रचना होगी? डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा की। तो ये कुछ एक रचना है, इनका आपने ध्यान रखना है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये रचना किसकी है या ये रचना किसकी नहीं है। कई बार मिलान वाले प्रश्नों में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द 5 प्रकार के माने जाते हैं। क्या है? मानक हिंदी में व्यावहारिक आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। फिर से बता देता हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये होंगे 5 आपके। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है यह वह ये वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो ये प्रश्न बनता है कई बार कि ये वे इत्यादि कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है जो लेख नियम नामक रचना है ये किसकी है? ये छत्रधारी सिंह की होगी। इसके पश्चात अच्छी हिंदी, ये रामचंद्र वर्मा की रचना होगी। हिंदी में वर्ण विन्यास की समस्या, ये किसकी रचना होगी? हिंदी में वर्ण विन्यास की समस्या, ये डॉक्टर हरदेव बहारी की रचना मानी जाती है। फिर है आगे हिंदी का शब्दानुशासन नामक रचना किसने रची है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी की रचना होगी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है इसमें पहली होगी अच्छी हिंदी, इसका आपने ध्यान रखना है। अच्छी हिंदी होगी रामचंद्र वर्मा की। और फिर जो दूसरी रचना होगी प्रमुख तो वो होगी हिंदी शब्दानुशासन, ये किशोरी दास वाजपेयी की होगी। इनको आप नोट डाउन अवश्य कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ